साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चोराबाड़ी ताल, जो 2013 की जो हिमालयन सुनामी आई थी केदारनाथ घाटी में, उसका ईपी सेंटर था। चोराबाड़ी ताल ही था जिसके फटने से बड़ी संख्या में तबाही हुई और हज़ारों लोगों की काल ग्रसित वो हो गए। आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों हुआ इतनी बड़ी त्रासदी, उसी की पड़ताल करने के लिए और पूरी स्टोरी बताने के लिए हम आपको चोराबाड़ी ताल लेकर जा रहे हैं। जब हम चोराबाड़ी ताल की तरफ बढ़ते हैं तो करीब संगम से, यानी जो सरस्वती और मंदाकिनी नदी का संगम है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये एक प्राकृतिक गुफा है। और इसी गुफा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी, एक रात बिताई थी। और तब से इन गुफाओं में योग साधना करने का जो क्रेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। इस तरफ, यानी जो वासुकी ताल का जो पहाड़ है, उस तरफ करीब आधा दर्जन और भी गुफाएं हैं जिसमें अलग अलग साधु महात्मा योग ध्यान करते रहते हैं। गुफाओं में तपस्या करने का अपना अलग ही एक महत्व है, क्योंकि इस जगह से, जहाँ पर ये मोदी गुफा है, यहाँ से सीधे देवालय यानी भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन होते हैं, सामने मंदाकिनी के दर्शन होते हैं और जो हिमधवल चोटियाँ हैं उसके दर्शन होते हैं। धूप जो है वो सुबह बहुत पहले आती है और योग साधना के लिए जो जल, वायु, देवालय और हिम, यानी जो हिम है, बर्फ़ है, वो सभी ज़रूरतें होती हैं, वो एक साथ यहाँ पर है। पानी की जलधारा भी यहाँ पर बह रही है। तो कुल मिलाकर योग ध्यान करने के लिए ये जो गुफाएं हैं, ये हिमालय में सर्वोत्तम मानी जाती हैं। केदारपुरी में जो नदियां हैं वो 5 नदियां हैं। सबसे प्रमुख है मंदाकिनी, उसके बाद है मधुगंगा, फिर दूधगंगा, क्षीरगंगा और सरस्वती। देखिए, जो सरस्वती और मंदाकिनी है वो दोनों ग्लेशियर नदियां हैं, लेकिन जो मधुगंगा है ये एक बरसात में या इसके ऊपर जो हिमखंड होते हैं उसका है पानी ये, और कुछ ग्लेशियर का हिस्सा है। लेकिन बरसात में सबसे ज़्यादा जो पानी है वो इसी नदी का है। और जो भूवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि मधुगंगा भविष्य में कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि जो इसका कैचमेंट इलाका है वो बहुत बड़ा है जब बारिश होती है। और बरसात में तो मंदाकिनी से भी ज़्यादा पानी मधुगंगा का होता है। जब धूप खिलती है इस समय जाते हुए तो इसमें पानी कम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे जो हिमखंड हैं बड़े बड़े, वो धूप की वजह से पिघलने होते हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले 5-6 बजे, और उसके बाद 12-1 बजे तक वापस आने का हर हाल में कोशिश करें, क्योंकि 2 बजे के बाद इसमें अचानक जब पानी बढ़ जाता है तो इसको पार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुल तो है नहीं, जो पत्थर है उन्हीं को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है।
छोड़ दे एक्टिंग करिए 9 बजे सर तो बहुत बादल आ गए 9 बजे के हिसाब से। यहाँ आनंद का जो है कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं कि इससे हम नाप सके, मगर यहाँ यह देखा मैंने कि जो समय हम मैदानी क्षेत्र में लगभग 5 घंटे में भी वो ध्यान की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटकता है उन चीज़ों में, और यहाँ 5 मिनट में भी वो ध्यान लग जाता है। क्योंकि मैं रास्ते में चलते हुए जहाँ आपने थोड़ा सा बिस्किट या पानी आनी पिया, उस समय में बैठा तो वो मतलब कि कहीं और के विचार ही नहीं आते वहाँ पे, सिर्फ हम खो गए ये समझ लो ये चीज़ें। तो यहाँ 5 मिनट का भी ध्यान जो है वहाँ जब हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भीड़ और शहरों में, वो 5 घंटे में भी वो स्थिति नहीं बन पाती हमारी। तो यहाँ का अद्भुत है ये वातावरण, और फिर यहाँ का वाइब्रेशन, क्योंकि ऋषियों की ये भूमि है और ऋषियों के वाइब्रेशन यहाँ पे करोड़ों वर्षों से उनके वाइब्रेशन है, तो इसका अद्भुत है, एक चमत्कार है ये समझ लो। हम लोग चोराबाड़ी ताल के लिए करीब 8 बजे निकले थे। हमारे साथ स्वामी जी हैं, पुरुषार्थ देव जी, शशांक कांडपाल है, और अभी करीब 9:30 बजे का समय है। आराम से चल रहे हैं हम लोग। जो सीनिक ब्यूटी है, जो झरने हैं, पानी है, जड़ी बूटियां हैं, क्लाउड है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, हिमालय की चोटी जो केदारनाथ पीक है, आसपास की जो रेंज है केदारनाथ की, वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शशांक, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आए हो चोराबाड़ी ताल? नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैं बचपन में एक बार केदारनाथ आया था, तब मैं ये रास्ते देखता था, तो मैं ये सोचता था कि काश कभी इन रास्तों पे आगे जा पाऊँ, केदारनाथ से आगे। तो आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। एक फीलिंग भी आ रही है ना कि मन में वो 16-17 जून का मंजर एकदम से घूम रहा है कि कैसे जलजला आया होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मंदाकिनी को देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आपको और भी बातें और भी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। इस वैली की एक ख़ास जियोग्राफिकल स्टेटस है, एक ख़ास तरीके की इसकी भू आकृति है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। और अगर गुड़ी गुड़ खिलाएं तो डेथ हो जाएगी। तो बाद में एक ही चीज़ खाएगा तो वो डेथ चल जाएगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर के रास्ते में हमें कुछ स्थानीय लोग दिखे जो घास काटने आ रखे हैं, तो उनसे पूछते हैं, शायद उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा 13 से पहले के बारे में। आप लोग नो क्या चाहिए? गजेंद्र सिंह गाँव का अच्छा आप? देवर जी। पहल आप आना चाहे 13 से पहले? हाँ अच्छा। अच्छा, पहल झील का तो बड़ी अच्छा है वो। पहले झील मात्र ही है, तालाब के हाँ, और बाकी ठीक ठाक जो है। अच्छा, बाकी घास फूस से चारों तरफ। हाँ, ते के बाद ही हमने स्थिति भी ऐसा। वैसे वे के बाद भी हो आप जब पूरी झील टूट गया था? हाँ, ये के बाद पूरी झील टूट गई। हाँ, के बाद चारों तरफ सही जो घास पात ठीक है। अब जै दिन झील टूट हुए दिन कक्षा आप लोग? हम तो नहीं होने चाह। हाँ, हम भी और चाह। दरअसल स्थानीय लोग जो हैं, केदारनाथ में जब यात्रा सीजन शुरू होती है तो जो लोकल लोग होते हैं यहाँ घास काटने आते हैं, और ये जो घास है, ये पूले, ये जो घोड़े खच्चर है उनको बेचते हैं। तो ये 30 रुपये का पूला है। सुबह लोग आते हैं और दिन तक वहाँ यहाँ से घाट काट के नीचे ले जाते हैं। यही दिनचर्या है, बस यही है घास ही काटने का काम हमारा इतना ही है। घास काट के अब नीचे जाएंगे, कब थोड़ी देर बाद जाएंगे? बाकी घोड़े चलाते हैं अपने। अच्छा, ये दोपहर के बाद इसका पानी बढ़ जाता है क्या मधुगंगा का? हाँ, ये ग्लेशियर पिघलने से जो है ज़्यादा या कम पानी बढ़ जाता है ज़्यादा। पार करना मुश्किल तो नहीं? नहीं, पार हो सकते हैं। पार हो सकते। ये थी वाडिया इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, हट्स बनाए हुए थे यहाँ पे रहने के लिए, बिल्कुल टूट फूट गया है।
जो समय तो बारिश आई थी, बहुत भयानक बारिश आई। आपदा जो है आधा तो 16 तारीख शाम को आ गई थी 8 बजे के लगभग, और उससे ज़्यादा जो है 17 तारीख को सवेरे वही लगभग 8 बजे के आसपास आई। उस समय हम थे गरुड़ चट्टी में, रामानंद स्वामी आश्रम के सामने। तो उस समय थे हमारे खच्चर का काम करते थे। ये घटनाएं हमने अपने आंखों के सामने देखी। पानी कितना रहा हो? पानी तो बहुत सारा था। जब टूटा तो आवाज़ आई? बहुत भयंकर आवाज़ें आई। अभी तो बड़े बिल्डिंगें गिरी, पत्थर गिरे, आवाज़ तो आती। आप लोग सुरक्षित जगह पे थे? हाँ जी, हम तो सुरक्षित जगह पे थे। वहाँ कितने लोग थे उस समय जब आप लोग गरुड़ चट्टी में? गरुड़ चट्टी पे उस समय तो हज़ारों लोग रहे होंगे गरुड़ चट्टी पे। उस समय बारिश भी आ रही थी? हाँ बारिश थी, पर उतनी मोटी बारिश भी नहीं थी। उससे मोटी बारिश पहले भी आती रहती थी। बारिश भलाई हल्की थी, और लगातार की बारिश थी, मतलब रुकने का नाम नहीं था बारिश का। सबसे पहले तो संदीप जी और प्रशांत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मुझे यहाँ तक चोरावाड़ी ताल तक लेके आए। भगवान केदार की भूमि का जो मतलब कि भ्रमण करने का एक अवसर मिल रहा है, और यहाँ पे जो सुना था कि हिमालय का क्षेत्र ऐसा होता है, उसे आज मतलब कि एक अच्छे से जानने का एक अवसर मिला। क्योंकि पिछली बार जब अब आए हम किसी के साथ में, तो हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर से चले गए कुछ घंटों में मंदिर के आसपास परिक्रमा करके। मगर यहाँ पे पहाड़ों को जानने का अवसर जो मिला है, वो आप दो महानुभाव के साथ में ही मुझे एक सुलभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जब रास्ते में हम आ रहे थे तो काफ़ी अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए थे, और ग्लेशियर तो देखने को मिल ही रहा, क्योंकि टीवी पे हम देख भी इतना अच्छे से मतलब दिखता नहीं है। एक खुले में देखने का एक आनंद ही अलग होता है। और बाकी जो आपदा जिस तालाब की वजह से आई थी, चोरावाड़ी तालाब की वजह से, तो उसे भी एक ठीक से हमें देखने का एक अवसर मिला यहाँ पे। और बाकी यहाँ का मौसम जो है, 5 मिनट में मौसम बदल जाता है यहाँ पे। अभी धूप लग रही थी, थोड़ी देर में फिर ठंड हो गई, और फिर अभी ठंडी, और फिर धूप कब पानी आ जाए इसका कोई कह नहीं सकता, बर्फबारी कब चालू हो जाए। तो यानी कि मौसम भी पल पल बदलता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको चोराबाड़ी जो ताल है उसकी भौगोलिक स्थिति का पूरा परिचय देता हूँ। केदारनाथ टाउन यानी केदारनाथ मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो चोराबाड़ी ताल है वो स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3800 मीटर के आसपास है, यानी जो तुंगनाथ चंद्रशिला की हाइट है। अब बात करते हैं कि चोराबाड़ी ताल पहले बना कैसे, ये ताल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लगभग 4-5 हज़ार साल पहले जो राइट लेटन मोरेन है, जो पीछे पूरा चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वो जब मूव किया तो उसका जो ये मुहाना था, पहले ये ऐसे ही था, ये मुहाना ब्लॉक हो गया, और वहाँ पर करीब 300 मीटर लंबी ये झील बन गई, जिसकी गहराई करीब 8 से 9 मीटर थी। और सालों तक ये झील ऐसी ही रही, और ये जो अलकनंदा जो मंदाकिनी नदी है, वो ये पूरा ग्लेशियर से होते हुए फिर आगे बढ़ती रही। रास्ता यहाँ तक दूधगंगा और मधुगंगा को पार करके आना होता है, और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर का जो पूरा कैचमेंट है, उससे बड़ा कैचमेंट जो है वो मधुगंगा और दूधगंगा का है, जो दोनों उसकी सहायक नदियाँ हैं मंदाकिनी की जो मिलती हैं। जो इस पूरे इलाके में पेड़ कोई नहीं है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। जो बुरांस की एक हाई एल्टीट्यूड प्रजाति होती है वो पाई जाती है, बहुत छोटी होती है। उसके अलावा असंख्य जड़ी बूटियाँ हैं, और पूरा जो ग्लेशियर के मोरेन हैं, पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ। लेकिन जो चोराबाड़ी ताल है वो सालों से जो सिल्ट है, जो सेडमेंट कहते हैं जिसको ग्लेशियर या जियोलॉजी की भाषा में, ग्लेशियर की भाषा में, वो इकट्ठा होता रहा, और करीब करीब ये जो लेयर है 10 से 15 मीटर ऊंची होगी। इसकी लेयर जमती गई, सेडमेंट आता रहा, सिल्ट आता रहा, रेत आती रही, और वो भरता गया। अब आपको हम समझाते हैं कि आपदा कैसे आई, कैसे चोराबाड़ी ताल फटा। दरअसल
12-13 से लगातार बारिश शुरू हो रही थी। 14-15 बारिश उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहले 4000 मीटर तक होती थी, लेकिन पिछले कई सालों में 10-15-20 सालों में ये 5000 मीटर तक हो रही है। जबकि 5000 मीटर में बारिश नहीं होती थी, सीधे बर्फ़ पड़ती थी, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, बारिश वहाँ होती नहीं थी। हुआ ये कि 16 को बारिश तेज़ हुई, मधुगंगा और जो दूधगंगा है उसके कैचमेंट में बहुत पानी आया और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। जो मंदाकिनी थी उसमें भी पानी ज़्यादा आया। लेकिन हुआ ये कि जो चोराबाड़ी जो ताल था उसके फटने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी एवलांच। और एवलांच से पहले भी जो पानी था वो पहले करीब 8 से 10 मीटर रहता था, लेकिन जब बारिश हुई तो ताल भरने लगा और करीब 25 मीटर तक वो पूरा भर गया। चोराबाड़ी, पहले ही बताया मैंने कि चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था, ये जो ताल था, वो उसकी लंबाई करीब, उसकी जो गहराई थी वो 6 से 8 मीटर हुआ करती थी। लेकिन टूटने से पहले यानी 17 तारीख की सुबह जब वो 6:30 बजे वो फटा तो उस समय उसकी जो ऊंचाई थी वो 25 मीटर हो गई थी और इसकी लंबाई 300 मीटर अभी भी है। और पूरा जब ताल ये भरता है तो 300 मीटर ये लंबाई में हो जाता है। जिस समय ताल टूटा उस समय 6 लाख क्यूबिक मीटर इसमें पानी था। जो पानी रिलीज हुआ तो वो 1429 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी आप सोचिए कि कितनी रफ्तार रही होगी उसमें। और 10 से 15 मिनट में उसने पूरा जो केदारपुरी था वहाँ ये जो मिट्टी, बोल्डर, पत्थर पूरा फैला दिया। अब मैं आपको विस्तृत तरीके से दोबारा समझाता हूँ। ये तालाब देख रहे हैं जो टूट गया है चोराबाड़ी, और इस इलाके से एक एवलांच ने हिट किया यहाँ से। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं बड़े बड़े, ऊपर से एवलांच आया और उसने करीब 5:45 मिनट पर इसको हिट किया। पूरे झील में हलचल हुई, ये आप देख रहे होंगे। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मलबा है और अगर ये सारा मलबा नीचे गया होता तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती। तो वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसका जो एक हिस्सा था वो आगे मुहाना उसका टूटा। ये सामने मुहाना देख रहे हैं, 300 मीटर झील थी। अभी भी ग्लेशियर तो नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े जो हिमखंड हैं ये यहाँ पर अभी भी हैं। और जो ग्लेशियर का हिस्सा है ये शशांक जिधर की तरफ से आ रहा है वो देखिए, ये इसके पीछे पूरा ग्लेशियर है। तो ये चारों तरफ से गोलाकार आकृति में है। ये मैं पूरा कैमरा आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। और अभी भी देखिए यहाँ टनों यहाँ पर रेत और सेडिमेंट है ग्लेशियर का लाया हुआ। इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट 2017 में मनीष मेहता उनके जो रिपोर्ट आई थी उसमें पब्लिश हुई थी कि आखिर क्या क्या वजह रही। और जो सबसे ज़्यादा काम इस पूरे चोराबाड़ी ग्लेशियर पर रहा वो रहा डॉक्टर डीपी डोभाल का। तो डीपी डोभाल लगातार इस ग्लेशियर को और इस ताल को मॉनिटर कर रहे थे और कई बार उन्होंने आगाह भी किया था। और शायद उनकी चेतावनी को सरकारें मान लेती तो हो सकता है कि जो तबाही थी उसको कम किया जा सकता। वैज्ञानिकों की माने, खासतौर पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो उनका मानना है कि अब कोई खतरा नहीं है। जो चोराबाड़ी लेक थी उसके फटने के बाद, क्योंकि ऊपर से जितना पानी आ रहा है उसका डिस्चार्ज नीचे हो रहा है। भविष्य में कभी अगर ये ब्लॉकेज हुआ तो खतरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग होनी ज़रूरी है। झील के आसपास जितना मलबा था या बोल्डर था, ये देखिए यही छोटे छोटे जो बोल्डर, छोटे बड़े सारे बोल्डर नीचे पानी अपने साथ लेके गया था। तो अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। खतरे दूसरे हैं। खतरा है दूधगंगा और मधुगंगा, क्योंकि उनका जो कैचमेंट इलाका है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। केदार मतलब दलदल होता है और वो आकर आपको यहीं समझ आता है। जो ठीक सामने आप लेयर देख रहे हैं, इसमें लेयर है, ऊपर की लेयर दिख रही होंगी। सालों तक इसमें जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी और रेत है वो जमा होता गया। हालांकि कई बार ये जो झील थी बिल्कुल ऐसी ही थी, बहुत कम पानी रहता था इसमें और इसका डिस्चार्ज यहाँ से निकलता रहता था, क्योंकि आगे इसके बोल्डर मिट्टी थी तो वो निकल जाता है। जब चल रहे थे इसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में चल रहे हैं। अब फिर से ये अपने आप को, क्योंकि नेचर जब डिस्ट्रॉय करती है, अपनी कोई बड़ी आपदा आती है तो फिर से वो पुनर्निर्माण करती है। तो घास उगने लग गई है इसके आसपास, जो रेत है उसके ऊपर फूल भी खिलने लग गए हैं ऊपर के इलाकों में। अब तो इस
चोराबाड़ी ताल से कोई ज़्यादा खतरा भी नहीं है। कहाँ मिली ये बोतल? यहीं ग्लेशियर बर्फ़ की। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है और ये जगह तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ कहते हैं इसे, तो फिर बहुत ही एक अनोखा अनुभव रहा। लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि लोग यहाँ पे भी इतना कचरा लेके आते हैं और इतनी सुंदर जगह को भी प्लास्टिक से नष्ट कर रहे हैं पर्यावरण को, और ये जाके यहीं छोटी छोटी धाराओं से हमारी नदियों में मिलता है। तो ये मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए लोगों को। जो भी प्लास्टिक वगैरह है वो अपने साथ ले जाना चाहिए। तो हमारी मुहिम अभी भी जारी है यहाँ से हिमालय से प्लास्टिक को साफ़ करने की, केदार वैली से। बाकी अनुभव तो संदीप गुसाई जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरे ट्रैक में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा तो फूल खिल चुके हैं और कुछ खिल रहे हैं। तो धीरे धीरे 10-15 दिनों बाद कई फूल और होंगे जो खिले होंगे, और 1 महीने बाद फिर से कुछ और नए फूल खिलेंगे। दरअसल पहाड़ों में फूल खिलने की पूरी एक प्रोसेस होती है। हर 15 दिन में कुछ फूल नए खिल जाते हैं, और इसलिए हर बार जब भी आप पहाड़ों की तरफ आते हैं, यानी आप 3500 मीटर से ऊपर 4000 मीटर के आसपास, यानी 3 से 4000 मीटर के जितने भी बुग्याल हैं, वहाँ जब भी जाएंगे तो ऐसे ही नज़ारे आपको मिलते रहेंगे, रंग बिरंगे फूलों के। जहाँ इंसान पहुँच गया वहाँ प्लास्टिक पहुँचना ही। 40 रुपये हो गए। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, और मैंने आपकी भी संदीप गोसाई जी की व्लॉग बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, और उनके व्लॉग देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं फैमिली को लेके केदार बाबा के दर्शनों के लिए आ गया। इतना अच्छा इनकी सीनरी और पिक्चराइजेशन, और जो गंगा की सफाई के लिए जो इन्होंने अभियान भी जो छेड़ा है, वो हमारे को अंदर तक, हृदय तक हमारे को वो छू गया। ये मैंने देखा है कि 15 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, अंदर नदी के अंदर घुस के सारी पन्नियों को, प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके। मैंने इनको अभी भी कचरा डालते हुए देखा, तभी मैंने इनको बुला के मैंने अपने बारे में बताया कि मैं आपके व्लॉग बहुत लाइक करता हूँ। हिमालय में जो ग्लेशियर हैं उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। कई झीलें बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। हिमालय को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध और अध्ययन करते रहते हैं। चोराबाड़ी ताल तो फिलहाल खतरा नहीं है केदारपुरी के लिए, लेकिन जो दूधगंगा और मधुगंगा का कैचमेंट इलाका है वो एक बड़ा खतरा है। तो सरकारों को भी और वैज्ञानिकों को भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग और अध्ययन करना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में केदारनाथ जैसी त्रासदी दोबारा कभी ना होने पाए, और अगर हो भी तो उसका अलर्ट या उसकी पूर्व चेतावनी जारी वैज्ञानिक कर सकें। चोराबाड़ी ताल की जो पूरी कहानी थी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से भी हमने जो थोड़ा बहुत प्लास्टिक था उसको लेकर नीचे केदारपुरी की तरफ जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूरी केदारपुरी प्लास्टिक फ्री रहे। मुहिम जारी रहेगी। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। तो
हाँ डाल दो, क्या करना है उसका।